नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका। और आज की जो क्लास है वो है सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो ये सभी जो हैं आज की क्लास में जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके लिए सीटेट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो हैं वो रहने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रूप में तथा शिक्षार्थियों को खालिस्तान रूप में अपेक्षित करती है। यानी कि आपने बताना है कि एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसमें अध्यापकों का क्या रोल होता है, यानी कि जो टीचर्स हैं उनको किस रूप में देखा जाता है और जो लर्नर है यानी कि शिक्षार्थी हैं उनको किस रूप में अपेक्षित करती है। एक प्रगतिशील कक्षा के बारे में पूछा गया हुआ है। तो आपने इन 4 ऑप्शंस में बताना है कि सबसे जो अच्छा ऑप्शंस रहेगा वो कौन-सा रहेगा। तो जो एक टीचर हैं उनका रोल होता है सुधा सुस साधक के रूप में, यानी कि सुसाधक जो होते हैं, एक टीचर्स जो होते हैं एक अ, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जो एक गाइड के रूप में कार्य करते हैं वो टीचर्स ही होते हैं। और नंबर 2 पर जो शिक्षार्थी रहेंगे उनके लिए ये रहेगा ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी जो हैं वो लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रहते हैं। तो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा इन 4 ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षकों की सहायता करता है। तो बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षकों की सहायता करता है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शिक्षकों की किस प्रकार से सहायता करता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे जो अच्छा ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये 4 ऑप्शनों में से सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो कौन-सा रहेगा? ये आपने बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। यानी कि सबसे पहला ऑप्शन है स्मरण शक्ति, अनुकरण, सक्रिय भागीदारी या सजा का भय। तो लर्निंग के लिए जो सबसे अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जा सकता है वो है सक्रिय भागीदारी, यानी कि एक्टिव। बच्चे अगर एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे किसी भी चीज़ के लिए, सीखने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ में बच्चे जो हैं वो सीख पाएँगे। अगर जैसे कि हम किसी चीज़ को बच्चे को सिखा रहे हैं या कोई भी लेसन भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छे से पढ़ा लो या जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, बच्चा जो है वो उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर लर्निंग के लिए जो फैक्टर रहेगा वो ये रहेगा कि एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होगी बच्चे की, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं। तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है और अ, जो ग्रोथ है वो किस चीज़ से प्रभावित होते हैं? उनके ऊपर कौन-सा ऐसा प्रभाव है जो बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को प्रभावित करता है? तो वो कौन-सा रहेगा? वो रहेगा आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही। ठीक है? दोनों दोनों से बच्चे की जो वृद्धि और विकास हैं वो प्रभावित होते हैं। यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दोनों जो हैं, इन दोनों चीज़ों से बच्चे की वृद्धि और विकास जो है वो प्रभावित होते हैं। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों ही सही ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बच्चों को में सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन-सा कारक सबसे अधिक सहायक है? तो बच्चा जब सीखता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी कारक रहता है, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ भी लिया है, ऐसा इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा-फिरा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कभी क्वेश्चन में ऑप्शंस चेंज कर दिए जाते हैं, तो कभी क्वेश्चन में क्वेश्चन ही चेंज कर दिया जाता है।
यहाँ पर अभी हमने डिस्कस कर लिया कि बच्चे के लिए जो एक अधिगम मतलब एक लर्निंग करने के लिए बच्चे की लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा रहता है, तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, यानी कि जो एक स्टूडेंट है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होगी किसी भी चीज़ में, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो रहेगी लर्निंग में वो रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है। तो शिक्षा जो है यानी कि एजुकेशन जो है उससे जो ह्यूमन है वो क्या बन सकते हैं, क्या शिक्षा से क्या होता है, यानी कि क्या बनता है बनाती है जो शिक्षा है मनुष्य को, तो वो बनाती है इन चार ऑप्शंस में सबसे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वासी और चुनौतियों का सामना करने वाला। ठीक है, आत्मनिर्भर और डरा हुआ ये ऑप्शन भी गलत होगा, आलसी और निष्क्रिय ये भी गलत होगा, जिद्दी और अहंकारी ये भी गलत होगा। सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहेगा कि शिक्षा जो है मनुष्य को आत्मविश्वासी और चुनौतियों का सामना करने वाला बनाती है। ठीक है, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ जो है वो है ज्ञान और कौशल का विकास करना। तो यहाँ पर गद्यांश नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर यही होगा कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ जो है वो ज्ञान और कौशल का विकास करना, यानी कि नॉलेज और एक स्किल में अगर आपकी ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है तो वो सबसे अच्छा शिक्षा का अर्थ रहने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शिक्षा हमें किसमें मदद करती है। तो शिक्षा जो है एजुकेशन जो है हमें कौन सी चीज़ों में मदद करती है, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सही और गलत के बीच अंतर करने और समस्याओं का हल करने में। ठीक है, तो हमें शिक्षा जो है एक एजुकेशन जो है ये हमें हेल्प करती है एजुकेशन की, हम जो है वो सही और गलत के बीच में अंतर कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है, या कौन सी चीज़ का कौन सा जो इफ़ेक्ट है वो पड़ेगा, ये हम एजुकेशन के थ्रू ही सीख सकते हैं। और हम जो जितनी भी समस्याएँ हैं उनका हल करने में भी हम सक्षम जो है वो बन जाते हैं शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वांगीण शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आपने बहुत जगह पे इस जो वर्ड है सर्वांगीण इसको पढ़ा होगा, लेकिन उसका अर्थ पूछा गया है यहाँ पर। ये सर्वांगीण जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो इस शब्द का अर्थ होता है सभी पहलुओं से संबंधित। ठीक है, सर्वांगीण यानी कि जितने भी पहलू हैं उन सभी से संबंधित। ठीक है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, तो उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल जो एक तरह से टीचिंग है उसका उद्देश्य क्या रहता है, तो रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य रहता है छात्रों की कमजोरियों को दूर करना। ठीक है, एक तरह से हम जब बच्चा एक पढ़ने में कमजोर होता जा रहा है, एक बहुत अच्छा बच्चा है आपकी क्लास का और वो डेली होमवर्क करके नहीं आ रहा है या बच्चा जो है वो पढ़ के नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए रेमेडियल टीचिंग का ऑप्शन जो है वो चूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बच्चों को ये पता लगाना होगा कि बच्चा जो है वो पढ़ने में कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। बच्चा जो है वो डेली होमवर्क करके क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे का कारण हमें पता लगाना है। तो हम बच्चे को क्या देंगे? हम बच्चे को एक तरह से उपचारात्मक शिक्षण देंगे। ठीक है? तो वो बच्चे के लिए उसके बाद छात्रों की कमज़ोरियाँ यानी कि बच्चों की जो कमज़ोरियाँ होंगी उनको दूर करने में मदद करेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। तो बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो इन 4 ऑप्शंस में बताना है आपने कैसे होती है। तो बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो होती है आंशिक रूप से जन्मजात और आंशिक रूप से अर्जित। ठीक है? तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों के लिए एक ब्लैंक है यानी कि खालिस्तान है। तो बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों के लिए एक संसाधन है। ठीक है, बहुभाषिकता जो है वो बच्चों के लिए एक संसाधन है। ठीक है, बहुभाषिकता यानी कि बहुत सारी भाषाओं में बात करना बच्चे के लिए एक संसाधन के रूप में काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो भाषा जब बच्चे को हम लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है वो अगर इंडिया का बच्चा ही जाकर बाहर किसी देश में पैदा हो रहा है, तो वो बच्चा जो है वो वहाँ की लैंग्वेज को बहुत जल्दी जो है वो सीख जाता है। तो ये जो इफेक्ट पड़ता है ये बच्चे का एक इन्वायरमेंट के लिए भी पड़ता है, एक हेरिडिटी भी रहती है, एक एनवायरनमेंट का भी हमने अभी पढ़ा कि प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का भी। तो बच्चे को जब भाषा सीखने सिखाने में सब
सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन वो रहेगा बच्चों को भाषा के प्रयोग पर अधिक अवसर देना। यानी कि बच्चों को हमें ये कहना होगा कि अगर हमें किसी बच्चे को इंग्लिश सिखानी है, उस बच्चे को नहीं आती है, तो हमें बच्चे को ये कहना होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड जो हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है? तभी आप इस भाषा को जल्दी से जल्दी सीख पाओगे, ठीक है? ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल होगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है वो आवश्यक रहती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन जो है वो आवश्यक है? तो स्वस्थ हड्डियों के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो और आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी जो है वो हमें धूप से भी प्राप्त होता है, ठीक है? धूप से हमें ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है? तो विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो कौन-सा है? तो वो ये रहेगा कि छात्रों को प्रयोगों में सक्रिय रूप से शामिल करना, ठीक है? ये ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे जो हैं वो किस प्रकार से लर्निंग बच्चे जो हैं वो करते हैं? तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं जैसे लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे देखकर सीखते हैं, बच्चे सुनकर सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा बच्चे जो हैं वो सीख जाते हैं। सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहेगा वो लर्निंग बाय डूइंग ही रहेगा, बच्चे करके ही सीखते हैं, ठीक है? किसी भी काम को बच्चे जो हैं वो एक तरह से ब बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से बच्चे जो हैं वो जिज्ञासु माने जाते हैं। किसी भी काम को करने में उनमें उत्सुकता पाई जाती है बच्चों में। तो बच्चे जो हैं उनको किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। उनमें जो उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ने देना चाहिए। बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आरटीई एक्ट है वो लागू हुआ था 2010 में यानी कि 2010 में, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समावेशी शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट में पूछे जाते हैं। एक तरह से ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, असर्शन और रीज़न के द्वारा भी पूछे जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा का एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके सीटेट के एग्ज़ाम देने जाना है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि जो एक तरह से जो भी विशिष्ट बच्चे हैं, एक तरह से सामान्य बच्चों के साथ ही उनको शिक्षा देना बहुत ज़्यादा ये अच्छा समावेशी शिक्षा का अर्थ माना जा सकता है। नेक्स्ट है कि बच्चे में सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है? बच्चे में स्वस्थ पारिवारिक वातावरण और साथियों के साथ बातचीत, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि टीचर्स जो हैं वो क्लास में जब जाते हैं तो टीचर्स के पास कई बार एक शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम का टीचर्स उपयोग करते हैं। तो वो क्यों किया जाता है ये उपयोग? वो उपयोग किया जाता है अधिगम को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। जैसे मान लो कि एक साइंस का टीचर है, अगर उसने बच्चे को एक पौधे के बारे में, एक प्लांट के बारे में समझाना है, तो टीचर जो है वो एक ओरिजिनल पॉट लेके उसमें मतलब एक तरह से ओरिजिनल प्लांट लेके क्लास में जाता है, बच्चे को सिखाता है, तो वो अधिगम जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रोचक बन जाएगा, एक तरह से प्रभावी बन जाएगा। बच्चे जिस चीज़ को देख लेंगे, बच्चे उस चीज़ को बहुत जल्दी अपने माइंड में याद रख सकते हैं और ये जो लर्निंग होती है इस तरह की, वो बहुत टाइम तक बच्चे के दिमाग में रहती है। बहुत
ज़्यादा दिनों तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये बच्चों को चीज़ें जो हैं वो याद रखती हैं। तो टीएलएम का उपयोग इसलिए किया जाता है अधिगम को यानी कि लर्निंग को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए टीएलएम का उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां कौन-कौन सी हैं? तो यहाँ पे है कि सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक हिस्सा है, यानी कि अगर आप किसी चीज को सीख रहे हो तो ये स्वाभाविक है कि उसमें गलतियां होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी काम को पहली बार सीख रहे हो तो आप सीधा ही बहुत अच्छे से उस काम को कर लोगे। अगर आप किसी काम को सीख रहे हो, किसी भाषा को की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर हम किसी भाषा को सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने जैसे ही आज भाषा को सीख लिया, आज भाषा के कुछ वर्ड हमने सीख लिए तो कल हम भाषा को उस भाषा को बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर देंगे। नहीं, हम पहले गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। ये एक स्वाभाविक बात है कि उस चीज़ में गलतियाँ होंगी ही होंगी जिस काम को हम पहली बार करते हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर जो इन्वायरमेंट स्टडीज हम पढ़ाते हैं, ईवीएस हम उसको कह सकते हैं। ये जो बच्चों को फर्स्ट क्लास से ही ईवीएस का जो हम लेसन पढ़ाने शुरू कर दिए गए हैं अब, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसको किस उद्देश्य से ईवीएस जो है वो बच्चे को प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया गया है? तो उसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना और जागरूकता बढ़ाना। यानी कि बच्चे में एनवायरनमेंट को लेकर एक संवेदनशील बनाना बच्चे को और जागरूकता उस चीज के बारे में फैलाना बच्चे के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति का आकलन करना और सुधार के अवसर प्रदान करना। ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि बच्चों को अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति का आकलन करना कि बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं या ऐसे ही बच्चे जो हैं वो कुछ भी नहीं सीख रहे हैं स्कूल में आकर। तो उस चीज़ के लिए फॉर्मेटिव एग्ज़ाम जो हैं वो लिए जाते हैं और सुधार के अवसर देना कि बच्चे में जो भी हमें कमियाँ लग रही हैं, उस चीज़ को बच्चे को सुधारने के लिए उनको अवसर देना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षक के रूप में आप कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे संबोधित करेंगे? या आप एक टीचर हो तो आप कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएँ के को कैसे संबोधित करोगे? ठीक है? तो कैसे संबोधित कर सकते हैं हम बच्चों को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री और विधियाँ प्रदान करके, ठीक है? तो आपको पता है एक क्लास में सभी बच्चे जो हैं वो एक जैसे तो नहीं होंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक बच्चे का जो आईक्यू लेवल है सभी बच्चों का सेम नहीं होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड जैसे हम बोल सकते हैं बच्चों को, वो होंगे। कुछ क्लास में नॉर्मल बच्चे होंगे, कुछ जो हैं वो नॉर्मल से भी कम जो आईक्यू लेवल वाले होंगे। तो बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम अगर शिक्षण सामग्री और विधियाँ प्रदान करेंगे तो ये सबसे अच्छे तरीका है कि हम एक टीचर होने के नाते हम बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित कर पाएँगे, हम उनको पहचान पाएँगे, ठीक है? तो